नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत, एक बार फिर से स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। और अपनी आज की क्लास में आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपके सिलेबस के नाम में जो लिखा हुआ है वो है यूनिट प्लान, लेसन प्लान। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट प्लान के बारे में। एक क्लास में आपका मैं कंप्लीट प्लान में आपको समझाने वाला हूँ कि प्लान क्या होता है। देखो भाई, प्लान प्लान का क्या मतलब होता है। जब आप किसी चीज को प्लान करते हो यानी कि आप किसी चीज की योजना बनाते हो, यानी कि आप योजना बनाने के साथ साथ आप उस चीज की तैयारी करते हो कि मुझे ये चीज कैसे करनी है, कि मुझे ये चीज कैसे करनी है। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज की तैयारी करते हो तो उसको बोलते हैं योजना बनाना या तैयारी करना। स्टेप बाय स्टेप का मतलब हुआ चरणबद्ध तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ईयर प्लान, क्या होता है यूनिट प्लान, क्या होता है लेसन प्लान। तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। तो कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करोगे किस पे, आप फोकस करोगे समझने पे। देखो बेटा, ये हुआ प्लान। प्लान को हम लोग बनाते हैं, बोलते हैं क्या, प्लान को हम लोग बोलते हैं योजना बनाना। अब प्लान, आप योजना बनाना। अब प्लान आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लान होते हैं बेटा आपके 3 प्रकार के। एक होता है आपका ईयर प्लान, जब आप कंप्लीट ईयर की तैयारी करते हो तो उसको बोलते हैं ईयर प्लान। उसके बाद होता है आपका यूनिट प्लान, फिर होता है आपका लेसन प्लान। 3 तरीके के प्लान आपको पढ़ने हैं। ईयर प्लान का मतलब होता है वार्षिक योजना, वार्षिक योजना। फिर आपको पढ़ना है इकाई योजना, और उसके बाद आपको पढ़ना है पाठ योजना, लेसन प्लान। अब अगर इस चीज को बेटा समझो कि प्लान क्या होता है, तो किसी विशिष्ट लक्ष्य को, कि जब आप किसी चीज को चाहते हो कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, जैसे अभी आप कर रहे हो क्या, अभी आप कर रहे हो केवीएस की तैयारी। तो केवीएस की तैयारी करने के लिए आपने क्या किया, आपने बनाया एक प्लान। क्या किया आपने, एक योजना बनाई कि मुझे इस तरीके से इतने दिन में ये क्लास खत्म करनी है, इतने दिन में ये क्लास खत्म करनी है, फिर इतने दिन में मुझे प्रैक्टिस करना है। मतलब पहले क्या करना है, पहले आपने फॉर्म भरा, पहला चरण। दूसरा चरण आपने उसकी तैयारी शुरू किया। तीसरा चरण आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप जाओगे पेपर दे के आओगे। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका डिसाइडेड है कि पहले फॉर्म भरना है, फिर तैयारी करनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद पेपर देना है। तो क्या हुआ, आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें किया। क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपने चीजें किया है। तो यानी कि चरणबद्ध तरीके से किया है। और आपने तैयारी क्यों की, आपने तैयारी क्यों की भाई, ये भी तो जरूरी है। आपने बेटा तैयारी सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपको कुछ अचीव करना था। तो यानी कि एक चीज समझ में आती है यहां से कि हम तैयारी तभी करते हैं, हम किसी चीज का प्लान तभी बनाते हैं जब हमारे पास कोई गोल होता है। तो किसी किसी विशिष्ट लक्ष्य, किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तैयारी, किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट चरणबद्ध तैयारी को क्या बोलते हैं, योजना बोलते हैं। कि अगर हमारे पास कोई गोल है, हमें उस गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, एक योजना बनाते हैं। अगर हम लोग अब बात करें स्कूल क्यूरिकुलम की, कि स्कूल का जो होता है, पाठचर्या होती है, उसके लिए हम 3 प्रकार का प्लान बनाते हैं। एक बनाते हैं ईयर प्लान, एक बनाते हैं यूनिट प्लान, एक बनाते हैं लेसन प्लान। ईयर प्लान की बात करें तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था। क्या क्या बात किया था, कि भाई आपका जो क्यूरिकुलम होता है, जो आपका क्यूरिकुलम होता है, जो आपको कंप्लीट 1 साल में आपको क्या क्या करना है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको को स्कूलास्टिक एक्टिविटीज यानी कि सह शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से होने हैं, इसका जब कंप्लीट प्लान होता है उसको हम लोग क्यूरिकुलम बोलते थे। जो कि एक कंप्लीट साल को डिफाइन करता है उसको हम क्यूरिकुलम बोलते हैं। तो ईयर प्लान, वार्षिक योजना जो होती है, वो बिल्कुल आपके क्यूरिकुलम की होती है। अब जब आप प्लान करते हो तो प्लान के दौरान आपके पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। प्लान करोगे तो प्लान करने के दौरान आपके पास 3 चीजें होती हैं। देखो भाई, प्लान अगर आप किसी चीज का कर रहे हैं तो यानी कि सबसे पहले आपने कुछ ना कुछ एक विशेष लक्ष्य बनाया होगा,
कोई ना कोई एक गोल बनाया होगा। उस गोल को पाने के लिए आप जो ये जो सुबह सुबह उठ के मेहनत कर रहे हो, सुबह सुबह उठ के जो पढ़ाई कर रहे हो, ये आपने क्या किया है, एफर्ट किया है, और इस एफर्ट का कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। तो प्लान के लिए बेसिकली बेटा तीन चीजें होती हैं कि अगर आप कभी भी प्लान करते हो तो तीन चीजें होती हैं। एक आपका कोई गोल सेट होता है, एक आप उसके अंदर अपना एफर्ट डालते हो, एफर्ट डालने के बाद आपका एक रिजल्ट आता है। तो प्लानिंग बेसिकली इन तीन चीजों को रिक्वायर करता है कि एक गोल सेट करना है, एफर्ट डालना है और रिजल्ट डालना है। रिजल्ट आ जाएगा अपने आप, वो भाई मेहनत करोगे तो क्या कहते हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। तो अगर आप सुबह सुबह मेहनत कर रहे हो तो इसका फल भी आपको जरूर मीठा मिलेगा। जो सोएगा वो खोएगा, तो सोना नहीं है। अब बेटा बात करेंगे हम लोग सबसे पहले वार्षिक योजना की। जो हमारा ईयर प्लान होता है उसके बारे में बात करेंगे। ईयर प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक योजना। यानी कि एक कंप्लीट साल की जो तैयारी होती है उसको बोलते हैं वार्षिक योजना। एक साल के दौरान हमें क्या क्या करना है। जैसे आप एक चीज होता है, मैंने आपको क्यूरिकुलम और सिलेबस के बीच में अंतर बताया था अपनी पहली वाली क्लास में कि क्या होता है। तो जो हमारा संपूर्ण सिलेबस होता है, जो हमारा संपूर्ण पाठचर्या होती है, उसकी जो रूपरेखा होती है वो बोलती है क्या, वो होता है आपका ईयर प्लान। अगर हम लोग क्यूरिकुलम की बात करें तो वो भी क्या था कि जो संपूर्ण सिलेबस इंक्लूडिंग स्कॉलास्टिक एंड नॉन स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज, यानी कि आपके शैक्षणिक साथ ही साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों को जो शामिल करता है वो क्यूरिकुलम होता है। उसी तरीके से ईयर प्लान क्या होता है कि आप पूरे साल के दौरान आप क्या क्या चीजें करने वाले हैं, इसकी जो एक रूपरेखा होती है उसको बोलते हैं हम लोग ईयर प्लान। तो इसको अगर सिंपल शब्दों में हम लोग परिभाषित करना चाहें तो संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा वार्षिक योजना होती है। संपूर्ण पाठचर्या, संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा, संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा वार्षिक योजना होती है। वार्षिक योजना होती है। संपूर्ण पाठचर्या की योजना, संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा वार्षिक योजना होती है। अब अगर हमारे पास कोई भी एक पाठचर्या है, यानी कि कोई भी एक क्यूरिकुलम है, ठीक है भाई, तो क्यूरिकुलम में क्या क्या चीजें होंगी उसको समझो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले होता है बेटा हमारे पास एक क्यूरिकुलम, जो एक आपका वार्षिक योजना होती है। इस क्यूरिकुलम में हमारे पास आता है क्या, इस क्यूरिकुलम में आता है हमारे पास सिलेबस। भाई क्यूरिकुलम एक कंप्लीट साल का, फिर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस क्यूरिकुलम में एक सब्जेक्ट का नाम बताएगा कि साल के दौरान आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट को आप बोलते हो, सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग सिलेबस। अच्छा, अब एक जब सब्जेक्ट की बात हो गई तो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, उस सब्जेक्ट के अंदर आई होगी एक यूनिट। भाई आपका सिलेबस कैसे, केवीएस का सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, यूनिट्स में डिवाइडेड है। टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है हमको, और यूनिट जब आप पढ़ोगे तो यूनिट के अंदर में क्या आएगा, यूनिट के अंदर आएगा लेसन, यानी कि एक पाठ आएगा। यूनिट प्लान के बाद क्या आता है, उसके अंदर लेसन प्लान आता है। तो इसको हिंदी वालों के लिए भी लिख देते हैं। क्यूरिकुलम का मतलब होता है बेटा पाठचर्या, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, पाठ्यक्रम, और फिर जो आपका यूनिट प्लान होता है इसको बोलते हैं इकाई योजना। और इकाई में क्या आएगा, इकाई में आएगा आपका पाठ योजना। तो एक जो आपका कंप्लीट वार्षिक प्लान है वो शुरू होता है कहां से, वो शुरू होता है आपके क्यूरिकुलम से, क्यूरिकुलम से आता है सिलेबस पे, सिलेबस से आती है आपकी यूनिट, यूनिट में आपको मिल जाता है लेसन। अब कभी भी अगर हम लोग कोई भी ईयर प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आएगा एक कंटेंट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेंट होगा, यानी कि एक कोई विषय वस्तु होगी। उस विषय वस्तु को हमें बच्चों को समझाना है। तो सब आपको, अगर जैसे मुझे आज क्या पढ़ाना था, मुझे आज पढ़ाना था प्लान, तो उसके लिए मैंने एक योजना बनाई कि मुझे कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है। भाई मैंने उल्टा तो नहीं शुरू कर दिया ना कि आपको सबसे पहले लेसन प्लान बता दिया, यानी मैंने कहीं ना कहीं अपना माइंड मेकअप किया था कि सबसे पहले बच्चों को प्लान बताना है, प्लान के बाद कितने प्रकार का प्लान पढ़ना है वो बताना है, फिर उसके बाद यूनिट ईयर प्लान, उसके बाद यूनिट प्लान, उसके बाद लेसन प्लान। मतलब सब कुछ मैंने मेरे दिमाग में पहले से फिक्स है, कि योजना तैयार है कि हाँ इस चीज को, इस कंटेंट को बच्चे को कैसे देना है। तो सबसे पहले आप, मेरे पास एक कंटेंट है पाठ्यक्रम, आप मेरे पास एक कंटेंट है प्लान, योजना, कि मुझे आज बच्चों को योजना बनानी है। तो एक विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान किया, मैंने तैयारी किया, मैंने एक योजना बनाई। उस योजना को बनाने के बाद मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि हमने टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस की,
हमने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को दोहराया, हमने टीचिंग लर्निंग किया। टीचिंग लर्निंग जब हो गई, जब हमने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, तो हम लोग ने इसका एक बार फिर से क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं रिवीजन। एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन करने के बाद हम करेंगे बेटा इसका इवैल्यूएशन, कि मैंने जो पढ़ाया क्या वो मेरे बच्चों को समझ में आया सही तरीके से, या मेरे बच्चों को वो सही तरीके से नहीं आया। तो कभी भी कोई भी विषय वस्तु होती है उसको हम लोग पढ़ाने के लिए प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद उसको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उसका रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के बाद उसका इवैल्यूएशन करते हैं। अब इसी को अगर आप हिंदी में जानना चाहो तो हम लोग, हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है बेटा एक विषय वस्तु, एक विषय वस्तु होती है। उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए मैं एक योजना तैयार करता हूं। योजना तैयार करने के बाद हम लोग एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से गुजरते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है, उससे हम लोग गुजरते हैं। शिक्षण अधिगम होता है यानी मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो। उसके बाद हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं, उसका एक बार पुनः स्मरण करते हैं कि कोई भी फैक्ट अगर ऐसा रह गया हो जो आपसे छूट गया हो तो आप उसको दोबारा से समझ लो। हम पुनः स्मरण करते हैं। पुनः स्मरण करने के बाद हम क्या करते हैं, पुनः स्मरण करने के बाद लास्ट में होता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन होगा, हमेशा होगा और लास्ट में होगा, ताकि ये पता चल सके कि आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं। अब यहीं पर एक क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में वार्षिक योजना को लेकर के पूछा जाता है कि वो क्या है, वो ये है बेटा कि जो आपके छुट्टियां होती हैं, जो आपकी छुट्टियां होती हैं, जैसे 15 अगस्त की छुट्टी, गांधी जयंती की छुट्टी, 26 जनवरी की छुट्टी, तो ये छुट्टियां, और साथ ही साथ आपका समर वेकेशन हो जाता है 1.5 महीने का, आपका विंटर वेकेशन हो जाता है। तो जब ईयर प्लान बनाया जाता है तो इसको भी शामिल किया जाता है कि हाँ इतने दिन क्लास चलेगी, इस क्लास में इतना इतना समय में इतने चैप्टर को पूरा करना है, इतने यूनिट को पूरा करना है, और फिर आपका क्या होना है, फिर होना है आपका मूल्यांकन। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि हॉलीडेज एंड वेकेशंस यानी कि छुट्टियां और अवकाश जो होती हैं, जो अवकाश होते हैं, इनको किस वाले प्लान में इंक्लूड किया जाता है। तो यूनिट प्लान और लेसन प्लान में आपकी छुट्टियां नहीं काउंट की जाती हैं, लेकिन जो लेसन प्लान होता है उसमें आपकी छुट्टियां भी काउंट की जाती हैं। यानी कि ईयर प्लान में आपका हॉलीडेज और वेकेशंस भी शामिल किया जाता है। ईयर प्लान ऑब्लिक क्यूरिकुलम includes year plan oblique curriculum includes holidays and वैकेशंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि किस वाले पाठ्यक्रम में छुट्टियों को भी शामिल किया जाता है। तो आपका जो ईयर प्लान होता है इसमें छुट्टियों को भी शामिल किया जाता है। अब इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है कि किसी ईयर प्लान को बनाने में हमारे पास क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है किसी वार्षिक योजना को तैयार करते समय। अच्छा ये बताओ, अब मैंने आपको पहला चैप्टर क्या पढ़ाया, मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया वाटर, जल। अब अगला चैप्टर क्या मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर में आपको क्या पढ़ाऊंगा, वाटर साइकिल पढ़ाऊंगा कि पानी का चक्रण कैसे होता है, या फिर मैं पढ़ाऊंगा पानी का यूज कहां कहां होता है, पानी की और कोई विशेषता। यानी ये पाठों के बीच में एक संबंध बनाता है। अब अगर मैं आपको पहला चैप्टर साइंस में जल पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं अगला चैप्टर उठा करके वहीं से क्या मैं मैथ्स का नंबर सिस्टम ला सकता हूं? नहीं। हमें क्या करना है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को, भाई अभी जल के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है, तो ऐसा ही कोई टॉपिक उठाएंगे जो जल से ही कनेक्टेड हो, ताकि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को यूज कर सके अपने नए ज्ञान में। तो यानी कि संबंध बनाता है, ये जो वार्षिक प्लान होता है ये संबंध बनाता है पाठों के बीच में। संबंध बनाता है पाठों के बीच में, यानी कि लेसन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, आपस में संबंध बनाता है। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करता है। शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों को शामिल करता है। भाई ये आपको बताता है ना कि बच्चा कब कौन सी एक्टिविटी करेगा, तो यानी कि बच्चों को भी ये शामिल कर लेता है अपने पूरे प्लान में। तो शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों को शामिल करता है, शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों को शामिल करता है। वास्तविक जीवन से अधिगम की रूपरेखा तैयार करता है। वास्तविक जीवन से
अधिगम की रूपरेखा तैयार करता है। कभी भी जो आपका ईयर प्लान होता है वो आपको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करता है। हमेशा ईयर प्लान को डिजाइन करते वक्त ये चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि ये बच्चे की लाइफ से कनेक्टेड ही रहे। तो वास्तविक जीवन से अधिगम की रूपरेखा तैयार करता है। और बताइएगा, संपूर्ण वर्ष के कार्यक्रम को अपनाता है। बच्चा एक साल में क्या क्या चीजें करने वाला है, कंप्लीट डिटेल होता है इसमें। संपूर्ण वर्ष के कार्यक्रम को अपनाना, संपूर्ण वर्ष के कार्यक्रम को अपनाता है, संपूर्ण वर्ष के कार्यक्रम को अपनाना। शिक्षण अधिगम को नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण अधिगम को नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण अधिगम को नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण अधिगम को क्या करता है, नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है। तो ये कुछ बातें थी आपके ईयर प्लान के बारे में। देखो बेटा, आपको बस कंप्लीटली ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बस इतना जानना है कि जो संपूर्ण साल का संपूर्ण पाठचर्या की रूपरेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं ईयर प्लान। इसमें बच्चों को शामिल किया जाता है, इसमें रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। और साथ में साथ ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपको जरूर याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास एक कंटेंट होता है, उस कंटेंट को हम प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद टीचिंग लर्निंग करते हैं, टीचिंग लर्निंग के बाद रिवीजन करते हैं, रिवीजन करने के बाद इवैल्यूएशन करते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले हमारे पास एक क्यूरिकुलम होता है, उस क्यूरिकुलम का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस में यूनिट प्लान आती है, यूनिट आती है, इकाई आती है, और इकाई के अंदर एक लेसन आता है यानी कि एक पाठ आता है। उसके बाद कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं कि यह संबंध बनाता है पाठों के बीच में, शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों को शामिल करता है, वास्तविक जीवन से जोड़ता है, संपूर्ण वर्ष के कार्यक्रम को अपनाता है, शिक्षण अधिगम को नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है। क्यों नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये पूरे साल का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि इतने समय में आपको ये एक्टिविटी बच्चों को करानी है। यानी कि अगर डिसाइडेड है कि 26 नवंबर को 14 नवंबर को आपके यहाँ एनुअल फंक्शन होना है, तो यानी कि ये पहले से प्लान्ड है। अब इसके लिए पूरे स्कूल, पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टूडेंट, पूरा टीचर, सब लोग मिलके इसको उसी डेट पे करने की कोशिश करते हैं। यानी कि पूरी तरीके हर चीज पहले से पता है कि हाँ इस डेट को ये चीज होनी है, तो यानी कि हर चीज कैसे होगी, मैनर्ड होगी, व्यवस्थित होगी। तो ये शिक्षण अधिगम को नियमित एवं व्यवस्थित बनाता है। मेरे हिसाब से तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ईयर प्लान की वो यही होती है कि शिक्षण अधिगम को ये नियमित कर देता है एवं व्यवस्थित बना देता है, क्योंकि हर चीज पहले से फिक्स है कि टीचर को ये चीजें इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान करनी है। तो शिक्षण अधिगम को नियमित एवं व्यवस्थित बनाना बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। अब इसके बाद जो अपनी अगली यूनिट आएगी बेटा, अगली यूनिट यानी कि जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इकाई योजना। इकाई योजना यानी कि आपका हो जाएगा ये यूनिट प्लान। यूनिट प्लान यानी कि आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस को, जब आपने केवीएस का ही सिलेबस उठाया होगा जो आपके लिए सबसे रीसेंट एग्जांपल है, तो आपने देखा होगा कि इसने सिलेबस को यूनिट्स में बांट रखा। उन यूनिट्स के अंदर इसने अलग 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 टॉपिक्स डाल रखे। वो टॉपिक्स आपके लिए क्या है, वो टॉपिक्स आपके लिए चैप्टर है, आपका लेसन है। और जो मेन हेडिंग है, 5 जो मेन पॉइंट्स लिख दिए उसने, वो है आपका क्या, वो है आपका यूनिट। तो 5 यूनिट में आपके कम से कम 50 टॉपिक रखे हैं केवीएस ने, ठीक है, यानी कि 50 चैप्टर हैं, लेकिन हाँ कितने यूनिट में, सिर्फ 5 यूनिट में। अब यूनिट प्लान की बात करें तो ये किसको समेटता है अपने अंदर, ये अपने अंदर एक चैप्टर को समझता है, यानी कि अपने अंदर एक टॉपिक को समेटता है। तो यानी कि जो उप इकाई होती है, यानी कि जो आपका चैप्टर होता है उसकी रूपरेखा कौन तैयार करता है, उसकी रूपरेखा तैयार, उप इकाई की रूपरेखा या पाठों की रूपरेखा कौन तैयार करता है, वो आपका यूनिट प्लान या इकाई योजना तैयार करती है। तो सबसे पहली पॉइंट जो हमको जाननी है वो यही जाननी है कि इकाई योजना क्या करती है। इकाई योजना उप इकाई की रूपरेखा तैयार करती है। इकाई योजना उप इकाई की रूपरेखा तैयार करती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इकाई योजना विस्तृत होती है, यानी कि ये डिटेल्ड होती है, किस चीज को कैसे करना है हर एक चीज बताती है। इकाई योजना
विस्तृत होती है। अब कोई किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या वार्षिक योजना विस्तृत होती है? अगर बेटा वार्षिक योजना वैसे भी आपके पूरे एक साल की होती है, अगर उसको हम एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी बात उसमें लिखेंगे तो आप खुद सोच लो कि इकाई योजना कितनी बड़ी हो जाएगी। तो वो एक पॉइंट्स में लिख देता है कि हाँ इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, लेकिन उतनी डिटेल नहीं होती है जितना आपका इकाई योजना विस्तृत होती है। इकाई योजना विस्तृत होती है। तीसरी बात आती है, इकाई योजना में मुख्य दो प्रक्रिया बिंदु होते हैं। इकाई योजना में दो मुख्य बिंदु होते हैं। इकाई योजना में मुख्य दो बिंदु होते हैं। वो कौन कौन से दो बिंदु होते हैं उसको समझना है। एक होता है बेटा कि क्रम, कि हमको कौन सी चीज कब पढ़ानी है, इसका क्रम, क्रम का जो है बहुत ही ज्यादा जो आपका सीक्वेंस होता है कि इसके बाद मुझे ये चीज पढ़ानी है, इसके बाद मुझे ये चीज करनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले बेटा आपका क्रम यानी कि सीक्वेंस, कौन सी चीज पढ़ानी है, कब पढ़ानी है, क्रम डिसाइड करना है। और दूसरी चीज है सिलेक्शन, कि किसी चीज का क्रम तो पता है लेकिन उस क्रम के बाद मुझे उस चीज को सेलेक्ट करना है, चयन करना है कि मुझे उसको कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इसका चयन करना। और ये चयन जो है पूर्णतः अध्यापक आधारित होता है, टीचर आधारित होता है कि अपने बच्चे को किस टॉपिक के बाद वो कौन सा टॉपिक पढ़ाए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को समझ में आ जाए। तो क्रम, और एक चीज होती है आपका चयन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन। तो किसी यूनिट प्लान में मुख्यतः दो बिंदु होते हैं, एक होता है आपका क्रम, एक होता है आपका चयन। क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, सिलेक्शन, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्रम का मतलब होता है चीजों को एक सीक्वेंस में रखा जाता है और किस चीज को किसके बाद पढ़ाना है ये आपका बता देता है आपको कौन? यूनिट बना देता है। क्योंकि जो यूनिट प्लान होता है या ईयर प्लान होता है या ये सब कहीं ना कहीं कुछ विशेष, जो लोग इस चीज में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, जिनको इनके बारे में अधिक जानकारी है, वो लोग तैयार करते हैं, विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है। तो उनको पता होता है कि किस चीज को किस क्रम में रखना है और बच्चे को किस चीज के बाद किस चीज, कौन सी चीज पढ़ानी है, उसका चयन करना है। तो ये दोनों चीजें कुछ विशेषज्ञ के द्वारा चूंकि तैयार की गई, तो इनको पता है कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये यूनिट प्लान आपको बता देता है कि किस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक बच्चे को पढ़ाना है। इसके बाद बेटा कुछ विशेषताएं आती हैं। विशेषताएं, अब विशेषताओं की बात करें तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चौमुखी बना देता है, यानी कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है, यानी कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चौमुखी बनाता है जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। अब पूछोगे सर कि ये कैसे बनाता है चौमुखी? अब देखो बेटा, यूनिट प्लान है, ठीक है। अब इसमें किसी पाठ को पढ़ाने के दौरान बच्चे को क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टीएलएम शामिल किए जा सकते हैं, कौन कौन सी शैक्षणिक गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं, ये कंप्लीट डिटेल होता है। तो यानी कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चौमुखी बनाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को चौमुखी बनाता है। इसको याद रखिएगा बेटा इंग्लिश वालों की, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, इट फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अधिगम के मतलब जो आप पढ़ रहे हो, अधिगम के सर्वोत्तम परिणाम के लिए, अधिगम के सर्वोत्तम परिणाम के लिए अधिगम के सर्वोत्तम परिणाम के लिए चीजों को क्या है? क्रमागत चलाता है, क्रमानुसार चलाता है। परिणाम के लिए क्रमानुसार क्रमानुसार
क्रमागत रूप से आगे बढ़ाता है। मैंने आपको ये बेटा काफी देर से मैं आपको यही समझा रहा हूं इस पॉइंट को, तो कोई ये नहीं कहेगा सर समझा नहीं रहे हो। देखो बेटा इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा था ना कि ये चीजों को क्रम में लेकर के चलता है कि कौन सी चीज कब पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है, इसका कंप्लीट जो जवाब होता है वो दे देता है आपको आपका यूनिट प्लान। तो चीजों को एक सीक्वेंस में लेकर के चलने की बात करता है कौन, तो वो बात करता है आपका यूनिट प्लान। अधिगम के बड़े भाग को छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित करता है। अधिगम के बड़े भाग को छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित करता है। अब इस बात को समझो। अब जैसे बेटा मैंने आपको कहा क्या, एक एग्जांपल के जरिए इसको समझिए। मैंने आपको कहा कि आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है पानी। ठीक है, अब पानी का हमको दो व्यू, एक तो आपका साइंटिफिकल व्यू हो गया, एक आपका नॉर्मल जो आपकी लाइफ व्यू हो गया, जो आपके जीवन में पानी का उपयोग है। तो एक पानी का क्या हुआ, पहले इसने डिवाइड किया। अब ये तो क्या था, ये आपका सिलेबस में कम आया। ठीक है, मेन यूनिट जो बनी आपकी, यूनिट बनी कौन सी, वाटर। यूनिट कौन सी बनी, वाटर। अब पानी को हमको एक साइंटिफिक व्यू से पढ़ना है, एक दैनिक जीवन प्रयोग के व्यू से पढ़ना है। अब इसमें ये बनाएगा क्या, इसमें ये बताएगा आपको कि पानी कैसे बनता है। तो पानी बनता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के, जब दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक अणु मिलते हैं तो बन के आता है H2O। यहां क्या बताएगा कि पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारे दैनिक जीवन के कामों में आता है, दैनिक जीवन में आता है। यहां पानी का यूज हम कैसे पानी का कंजर्वेशन कैसे करना है, पानी को कैसे बचाना है। मतलब एक में डिवाइड किया, फिर दो में डिवाइड किया, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि पानी का संरक्षण कैसे करना है, वाइसफुल यूज कैसे करना है, पानी को यूज भी करना है भाई, पानी के बिना काम भी नहीं चलेगा, तो पानी का वाइसफुल यूज कैसे करना है। तो क्या हुआ, एक कितना बड़ा टॉपिक था आपका वाटर, इसने क्या किया, यूनिट प्लान ने क्या किया कि इसको छोटे छोटे चैप्टर्स में अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करके आपको बता दिया कि हाँ इस चीजों को हमें कैसे पढ़ना है, हमें इसको आगे कैसे करके चलना है। तो ये बात समझ में आई ना कि कैसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में चीजों को डिवाइड कर देता है। तो ये बात समझ में आई बेटा। अब इसके बाद यूनिट प्लान के 5 भाग बताए थे आपको मॉरिसन ने, यूनिट प्लान के 5 पार्ट बताए हैं आपको मॉरिसन ने, तो उनको पढ़ लेते हैं। यूनिट प्लान के 5 पार्ट्स बताए थे, किसने बताए थे, आपके एक मनोवैज्ञानिक है मॉरिसन। मॉरिसन ने यूनिट प्लान के 5 पार्ट दिए हैं, याद रखना। और जे एफ हर्बर्ट ने आपके लेसन प्लान के 5 पार्ट बताए हर्बर्ट ने, और यूनिट प्लान के 5 पार्ट बताए हैं किसने, यूनिट प्लान के 5 पार्ट बताए हैं आपको मॉरिसन ने। और उसका जो आपको याद करना है ईपॉर, याद रखना ईपॉर। तो ई बेटा ज्यादा लिखने से ज्यादा समझने पे फोकस करिएगा। मैं आपको इसको यहीं पे, ये सारी चीजें मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा कि कैसे आपको ये समझना है क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट प्लान में हम चीजों को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पे। एक्सप्लोरेशन यानी कि खोजना। और उसके बाद आता है आपका पी फॉर प्रेजेंटेशन। सबको पता है ना, प्रेजेंटेशन होगा भाई, आपने चीजों को खोजा, आपने चीजों को प्रेजेंट किया, उसके बाद एसिमिलेशन किया आपने उसका, यानी कि अपने अंदर आत्मसात किया। एसिमिलेशन याद है ना, आत्मसात किया। उसके बाद आता है ओ फॉर होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। चीजों को आपने संगठित किया, व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन किया। उसके बाद आपने उसका रेसिटेशन किया। क्या किया, रेसिटेशन किया। अब हिंदी के में इसको लिख लो बेटा, इसको बोलते हैं खोजना। खोजना, आपने चीजों को खोजा, खोजने के बाद प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करने के बाद आत्मसात किया,
आत्मसात करने के बाद आपने उसको व्यवस्थित किया या संगठित किया? ये सवाल बहुत आता है, सर आपने व्यवस्थित कर दिया, सर इसका मतलब तो संगठित होता है। अरे भाई व्यवस्थित कर लो, संगठित कर लो, परेशान मत करो बस। व्यवस्थित कर लो, संगठित कर लो, परेशान मत करो बस, क्योंकि सारी बातें आपकी एक होती हैं। ठीक है, रिसिटेशन का मतलब होता है अपने ज्ञान को अपने शब्दों में बताना, अपने ज्ञान को अपने शब्दों में बताना, रिसाइट करना, अपने ज्ञान को अपने शब्दों में बताना। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा करता है एक्सप्लोर, यानी कि वो पूर्व ज्ञान के आधार पर चीजों को खोजता है। कैसे? पूर्व ज्ञान के एक्सप्लोर कैसे करेगा? तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नई नई चीजों को खोजने की कोशिश करता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर जब बच्चा नई नई चीजों को खोजने की कोशिश करता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। उसके बाद बच्चा प्रेजेंटेशन करता है, जब उस चीजों को ढूंढता है तो आपस में हम लोग क्या करते हैं, भाई हमको नई चीज पता चली, अब हम दौड़ के आए, आपको बताया, क्या किया हमने किया बेटा प्रेजेंट। हमने क्या किया? हमने किया उसको प्रेजेंट। कैसे? वार्तालाप के जरिए, चर्चा के जरिए हमने एक सारांश निकाला कि हाँ क्या ऐसी चीज होती है, मैंने आज ये पता किया। क्या किया? हमने प्रेजेंट किया किसको? अपने दोस्तों के सामने उसका वार्तालाप किया, उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू लिया। क्या लिया? ओवरव्यू लिया। उसके बाद हमने उस चीज को अपने अंदर एसिमिलेशन किया। क्या किया? एसिमिलेशन किया। इसको हम लोग कहीं कहीं एक शब्द के नाम से आपको और मिलेगा, तुलना या कंपैरिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन के नाम से भी जानते हैं कि हमने जो हमको पहले से पता था और जो हमने अभी अभी नया नया ताजा ताजा हाल फिलहाल में सीखा, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया बेटा? इन दोनों के बीच में हमने किया तुलना, आपस में कंपैरिजन किया कि हमको पूर्व ज्ञान के आधार पर हमने नई चीज ढूंढी थी, उसको अपने दोस्तों को बताई, उस पर वार्तालाप किया, उस पर चर्चा किया, उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू तैयार किया, फिर उसमें अपने अंदर लेकर के आए। दोनों के बीच में अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम कर रहे हैं तुलना कि क्या जो पहले पता था मुझे वो बात सही थी या अभी हाल फिलहाल में जो पता चला वो बात सही है। आपको जो सही चीज निकल करके आई उसको आपने क्या किया? उसको आपने अपने दिमाग में कर लिया व्यवस्थित, यानी कि उसको आपने अपने दिमाग में रख लिया, उसको अपने आंतरिक मन में रखा। आंतरिक रूप से सोचना, यानी कि हमने उसको उस बात को अपने मन में बैठा लिया। अब जब हमको पता चल गया कि अब वो मेरे मन में आ गई वो बात, तो हमने अपने शब्दों में वो बात फिर से आपको बता दिया। जैसे पहली बार, इसको एक और एग्जांपल से समझो। पहली बार जब मुझे मॉरिसन का सिद्धांत पता चला तो मुझे पता था कि मॉरिसन ने एक सिद्धांत दिया, मॉरिसन ने यूनिट प्लान की 5 इकाई बताई। ये बात मुझे पता थी कि मॉरिसन ने यूनिट प्लान की 5 इकाई बताई। अब वो कौन कौन सी बताई मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने किया एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि हाँ ये 5 स्टेप्स इन्होंने दिए थे। जब ये 5 मुझे पता किए तो मैंने आपको बताया कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। तो पता चला कि हाँ ये बात आपकी जो है ये बात तो सही है। फिर हमारे पास आता है एसिमिलेशन। मैंने इस चीज को आत्मसात किया तो मुझे पता चला कि इस एसिमिलेशन को हम कंपैरिजन या तुलना के नाम से भी जानते हैं, कंपैरिजन या तुलना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, अब मैंने इसको आत्मसात किया, अपने अंदर रख लिया। अब उसको फिर जब इसको मैंने अपनी जानकारी को, जो मुझे अभी इन 5 स्टेप पता चले, इसको मैंने अपने दिमाग में क्या किया? इसको मैंने अपने दिमाग में रख लिया और व्यवस्थित कर लिया। जब इसको मैंने व्यवस्थित कर लिया तो आज मैं आपके सामने इसको आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, यानी कि आपके सामने रेसिटेशन कर रहा हूं। अपने ज्ञान को अपने शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताओ समझ में आया? क्योंकि ये आप जो सीख रहे थे एग्जैक्टली उसी का एग्जाम्पल था। आई होप कि ये चीजें आपको अब बेहतर समझ में आएंगी। भाई आप जो चीज प्रेजेंट पढ़ रहे हो बस वही एग्जाम्पल दिया मैंने, ताकि आप तुरंत से चीजों को कनेक्ट कर पाओ। समझ में आई बेटा? इसके बाद हम लोगों को, इसको आप देख लो एक बार, समझ लो। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स अभी भी आपके लिए ओपन है, कमेंट कर डालो, पूछ लो कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। बीच में मत पूछो, लेकिन जहां पे मैं कह रहा हूं आपसे कि यूनिट प्लान अब यहां पे आपका कंप्लीट हुआ, तो अब आप यूनिट प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो। इसके बाद आता है बेटा आपका लेसन प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका लेसन प्लान, बहुत ज्यादा सबके दिमाग में तुरंत तूफान चलता है। लेसन प्लान यानी कि आपका क्या हुआ? पाठ योजना।
जब हम किसी पाठ को पढ़ाने के लिए कोई योजना बनाते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक चैप्टर को, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ाने की योजना बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं लेसन प्लान या पाठ योजना। किसने दिया लेसन प्लान? तो लेसन प्लान दिया था आपके J.F. हर्बर्ट ने, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। याद रखना, जिसको फुल फॉर्म चाहिए, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट नाम है इनका, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। हर्बर्ट स्पेंसर से कोई नहीं करंट करेगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने आपको लेसन प्लान के बारे में इन्होंने बताया, और इन्होंने इसके 5 पार्ट दिए। बोले कभी भी कोई लेसन प्लान तैयार किया जाता है ना भाई साहब, जब कोई लेसन प्लान तैयार किया जाता है तो उसके 5 पार्ट होते हैं, और उसी को इन्होंने बोल दिया पंचपदीय प्रणाली। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अब बेटा ये जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है, अगर इसको आप याद रखना चाहो तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, पापा गा। छोटा बच्चा बोलता है ना, कैसे छोटा बच्चा बोलता है, जब पापा चले जाते हैं तो क्या बोलता है कि मम्मा पापा गा। तो वाकई में बेटा यहां पे हर्बर्ट ने आपको क्या कहा? हर्बर्ट ने कहा पापा गा। अब पापा गा क्या है भाई? अब इसको समझते हैं कि पापा आपके कैसे जाएंगे। पापा को भेजते हैं PPAGA, पापा गा। अब पापा को भेजना है भाई साहब, तो पापा को जाना पड़ेगा, पापा को भेज देते हैं, पापा गा। अब याद करो कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी किसी चीज को बच्चों को पढ़ाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं बेटा प्रिपरेशन जब हम कर लेते हैं तो प्रिपरेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? किसी उस चीज की हम करते हैं तैयारी, यानी सॉरी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है तैयारी करने के बाद हम उसको बच्चों को पढ़ा देते हैं, बच्चों के सामने पेश करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने किया प्रेजेंटेशन करने के बाद बताइए, प्रेजेंटेशन करने के बाद हम एसोसिएशन करते हैं। एसोसिएशन का मतलब हुआ कि वास्तविक जीवन से जोड़ना। फिर हम उसका क्या करते हैं? G फॉर करते हैं उसका जनरलाइजेशन, यानी कि एक सामान्यीकरण करते हैं उसको अपने जीवन में उतारने के लिए। भाई आप किसी चीज को, अच्छा मैं आपको लाख एग्जांपल समझा रहा हूं, आपको सारे एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप एट द एंड क्या कहते हो कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको, अच्छा जैसे अभी आपको मैंने पूरा प्लान, 1 घंटे से आप प्लान पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत पढ़ रहे हो, लास्ट में कहोगे सर इतनी देर से क्या बताया, मुद्दे की बात बतानी चाहिए थी ना, कि जो पूरे साल के लिए तैयार किया जाता है उसको वार्षिक प्लान बोलते हैं, जो किसी एक इकाई के लिए तैयार किया जाता है उसको यूनिट प्लान बोलते हैं। यूनिट प्लान के 5 पार्ट दिए थे मॉरिसन ने, और जो कि था EPAOR, और उसके बाद सर बताना चाहिए था कि लेसन प्लान, जो किसी पाठ के लिए एक विस्तृत योजना तैयार किया जाता है उसको लेसन प्लान बोलते हैं, और उसमें हर्बर्ट ने 5 पार्ट दिए थे जिसको बोलते हैं पापा का। खत्म कहानी। सर इतना पता नहीं कि आप 1 घंटे से पढ़ा रहे हो, लेकिन भाई मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको ये चीजें समझानी है। ये जो आप बताओगे ना अभी कि सर इतनी देर से इतने छोटी सी बात को आपने इतनी देर में बताइए, तो ये बेटा तभी आपको समझ में आ रही है ना जब मैंने आपको इतना डिटेल में समझानी। तो कहते पता नहीं कहाँ आए, पता नहीं कहाँ पढ़ाए और पता नहीं कहाँ पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, खुदा आए खुदा पढ़े खुदा चले गए। हम भी कहते थे ना कि यार समझ में नहीं आया क्या पढ़ाए, आए पढ़ाए खुद ही पढ़ लिए, खुद ही पढ़ा के चले गए, खुदा पढ़ा रहे थे, खुदा पढ़ रहे थे, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इस चीज से बचना है, तो इसीलिए मुझे इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको लग रहा है थोड़ा सा समय। लास्ट में हम बेटा हम क्या करते हैं, जब किसी चीज को हम सामान्यीकरण कर लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम करते हैं एप्लीकेशन। क्या करते हैं? उसका हम करते हैं एप्लीकेशन। अब प्रिपरेशन को कोई पूछेगा सर प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं, तो भाई साहब प्रिपरेशन को बोलते हैं तैयारी करना। सबसे पहले हम किसी चीज को पढ़ाने से पहले उसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। एसोसिएशन का मतलब होता है बेटा तुलना करना या जोड़ना, तो तुलना करते हैं या जोड़ते हैं। भाई तुलना करोगे तो जो साइड आपको बेहतर लगेगी उसको जोड़ ही तो लोगे, तो चाहे इसको एसोसिएशन बोल दो, चाहे तुलना बोल दो, चाहे इसको कंपैरिजन भी बोल दो। अगर कहीं पर भी आपको किसी किताब में कंपैरिजन एसोसिएशन की जगह कंपैरिजन मिल जाएगा तो बुरा मत मानिएगा कि सर ने बताया नहीं था, सर ने एसोसिएशन बताया है, यहां कंपैरिजन लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको ये कंपैरिजन के नाम से भी मिलेगा। भाई आप तुलना करते हो तो भी आप चीजों को तुलना करके क्या करते हो, आप अपने अंदर जो चीज बढ़िया होती है उसको अपने अंदर लेते हो। यहां पर भी आप जो जोड़ना होता है एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जब आप किसी चीज को आपस में इंटर रिलेट करते हैं, भाई तुलना में भी आप दोनों को आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं,
और जोड़ने में भी आप क्या करते हैं, दोनों को इंटर रिलेट करते हैं, जो बढ़िया लगता है उसको जोड़ लेते हैं, फिर उसका जो आपने जोड़ा, जो आपको समझ में आए, उसको आप जनरलाइज करके एक रूल के नाम पे उसको समझ लेते हो, जनरलाइज करते हो, यानी कि उसका सामान्यीकरण करते हो। क्या करते हो? उसका सामान्यीकरण करते हो। जब आप उसका सामान्यीकरण करते हैं, उसके बाद आप उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ में उतार लेते हैं। प्रयोग करना, जहां पे जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका प्रयोग करोगे, आप उसको सामने वाले को बता दोगे। तो यही है बेटा आपकी हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अब इसको बेटा अगर आप समझो तो सबसे पहले क्या होता है हमारा प्रिपरेशन को हम लोग और बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। कि जब विद्यार्थी पुराने ज्ञान को जोड़ करके, जब विद्यार्थी पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान तैयार करता है, जब विद्यार्थी पुराने ज्ञान को, विद्यार्थी अधिगम करता, लर्नर, जो मन करे बोल लेना भाई, कोई इस पे बहस नहीं। जब विद्यार्थी पुराने ज्ञान को जोड़कर नया ज्ञान तैयार करता है तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन करना। जब छात्र अंतःक्रिया करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं क्लासरूम इन्वायरमेंट में, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन करना। जब बच्चा प्रिपरेशन कर लेता है तो पूर्व ज्ञान में और नए ज्ञान में तुलना करता है, तुलना करके वो चीजों को जोड़ लेता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। सबसे पहले फिर से समझो, जब विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान तैयार करता है तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। फिर वो कक्षा की जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, कक्षा का वातावरण होता है, उसमें जो इंटरैक्शन करता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करने के बाद वो अपने पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में तुलना करता है, और तुलना करके जो उसको नया मिलता है उसको अपने जीवन में जोड़ लेता है, उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन। उसके बाद तर्क संगत चीजों को वो समझ लेता है, जो उसके सामने यहां एसोसिएशन में जो तुलना करने पे जो रिजल्ट आया उसको वो अपने जीवन में जनरलाइज कर लेता है, उसको अपने जीवन में जोड़ लेता है, उसको बोलते हैं उसका सामान्यीकरण करना। और जरूरत पड़ने पर जब उसकी परिस्थिति, जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां इसका उपयोग करना होता है, उसको वो प्रयोग करता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। खत्म। चलो भाई, अब किसी प्लान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषता, किसी यूनिट प्लान, लेसन प्लान की विशेषता क्या क्या? सबसे पहली बात जो है वो ये है बेटा कि आपका जो प्लान होता है ये हमेशा एक रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, ये कभी भी आपका ओरल नहीं हो सकता, तो लिखित रूप में उपलब्ध हो। हमेशा आपका जो लेसन प्लान है वो लिखित रूप में होना चाहिए। लिखित रूप में इसको उपलब्ध होना चाहिए, मौखिक कभी नहीं हो सकता। याद रखना एक बात, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना, मौखिक कभी भी आपका प्लान नहीं हो सकता। भाई इतना बीएड बीटीसी में लिख लिख के आपसे कराया गया, इतने लेसन प्लान बना डाले आप लोग, 20-20, 25-25 लेसन प्लान बनाए हो, अगर लिखन मौखिक रूप से काम चल जाता तो क्या जरूरी था आपसे लिखवाएं? नहीं। लेकिन प्लान जो है आपका वो एक रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल होना चाहिए, लिखित होता है, मौखिक नहीं हो सकता है। सभी पद क्रमबद्ध होते हैं, किस चरण के बाद क्या होना है ये चीज पहले से फिक्स होती है, तो सभी पद क्रमबद्ध होते हैं। उसके बाद भाषा जो है वो आसान होनी चाहिए, जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। भाषा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए बच्चे के। अध्यापन सामग्री व विषय वस्तु पाठ से जुड़ी हो, यानी कि जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो टीएलएम वगैरह का यूज कर रहे हैं उसका, वो आपके जो चैप्टर है उससे जुड़ा होना चाहिए। अब पता चल रहा है पढ़ा रहे हो ताजमहल और टीएलएम रखा था रेड फोर्ट का, लाल किले का, उठा के बच्चों को दिखा रहे हो, बेटा कुछ ऐसे होता है, बिल्डिंग ही होती है, अरे भाई वो नहीं समझ पाएगा। अगर आपको ताजमहल पढ़ाना है तो ताजमहल का ही आपको टीएलएम दिखाना पड़ेगा, अगर आपको रेड फोर्ट पढ़ाना है तो रेड फोर्ट का टीएलएम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंज है। अब पढ़ा रहे हो चाकू, बच्चे को एग्जाम्पल टीएलएम में दिखा रहे हो ब्लेड। अब एक बात बताओ, चाकू और ब्लेड दोनों में कोई अंतर? बेटा ये भी काटने के काम आती है, ये भी काटने के काम आता है, नहीं, लेकिन चाकू और ब्लेड में बहुत अंतर होता है। तो अध्ययन सामग्री
अगर हम चाकू पढ़ा रहे हैं तो वो चाकू से ही जुड़ी होनी चाहिए, विषय वस्तु से जुड़ी हो। अध्ययन सामग्री विषय वस्तु से जुड़ी हो, लचीला होना चाहिए आपके प्लान को, ताकि बच्चे की जरूरत के हिसाब से तुरंत चेंज कर लिया जाए। आप जैसे मान लिया, अभी मैं समझा रहा हूं लचीला कैसे होना चाहिए। हमने एक प्लान बनाया किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। अब पता चला कि हमारी पाठचर्या जो हमने, हमारा जो ये लेसन प्लान है, ये पूरी तरीके से लचीला नहीं है, कठोर है। हमने उसमें एक एग्जाम्पल बताया। अब वो एग्जाम्पल मेरे बच्चे को नहीं समझ में आया, लेकिन अब चूंकि हम तो भाई फिक्स करके आए थे घर से, हमने तो एक प्लान बना लिया था कि हमें बच्चे को यही पढ़ाना है। अब हमारे बच्चे को वो चीज नहीं समझ में आ रही, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाओ, मुझसे नहीं मतलब है, नहीं तो ये इससे भाई क्या फायदा आपके प्लान बनाने का, अगर बच्चे को समझ। भाई मैंने एक प्लान बनाया, मेरा प्लान लचीला है, मेरे बच्चे को नहीं समझ में आया, तुरंत मैंने उसमें मॉडिफिकेशन किया, एक और एग्जांपल खट से बच्चे के सामने पेश किया, उस एग्जांपल से मेरे बच्चे को समझ में आ गया। तो क्या हुआ कि पाठ्यक्रम जो आपका ये प्लान है, ये लचीला होना चाहिए, ताकि इसमें कभी भी आप चेंजेस कर सको। तो आपकी जो पाठ्य योजना है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा लचीली होनी चाहिए। अब मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है प्लान के बारे में। अगर हम लोग बेटा बात करें प्लान की, योजना, तो ये शॉर्ट में याद रखना। देखो बेटा, एक होता है आपका ईयर प्लान, एक होता है आपका यूनिट प्लान, एक होता है आपका लेसन प्लान। ठीक है। अब ईयर प्लान कौन तैयार करता है? ईयर प्लान तैयार करती है आपके लिए आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे आपका एनसीईआरटी तैयार करती है आपके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, आपके लिए आपका एनसीएफ आता है। उसके बाद ये कितने समय के लिए होता है, तो ये पूरे 1 साल के लिए होता है। यूनिट प्लान कौन तैयार करता है? यूनिट प्लान आपका या तो किताब वाले तैयार करके आपको देते हैं, यानी कि वो भी एक टीचर होते हैं जो किताब लिखते हैं, ऑथर या टीचर होता है, तो टीचर आपके लिए तैयार करता है। इसमें एक से अधिक टॉपिक की बात होती है, मोर देन 1 टॉपिक की बात होती है, मोर देन 1 टॉपिक होता है, यानी कि एक से ज्यादा टॉपिकों की बात होती है इसमें। ये किसके लिए होता है? ये पूरे एक, अच्छा हाँ, इसके पद किसने दिए वो याद रखना। इसके पद दिए थे मॉरिसन ने। ये कितने समय के लिए? ये हफ्तों के लिए या महीनों के लिए होती है, एक मंथ के लिए होती है, क्योंकि एक यूनिट एक मंथ में कंप्लीट होती है, तो ये मंथली होता है, मतलब एक थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए होता है। अब लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान कौन तैयार करता है? इसको भी भाई कौन तैयार करता है? टीचर। टॉपिक इसमें कितने होते हैं? ओनली 1 टॉपिक। याद रखना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया, एक टॉपिक का ये प्लान बनता है। इसके पद किसने दिए? तो हर्बर्ट ने इसके पद दिए हैं, JF हर्बर्ट। याद रखना कितने कितने समय के लिए होता है ये भाई। जो यूनिट प्लान तैयार किया जाता है ये एक पूरे मंथ के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जो लेसन प्लान तैयार किया जाता है ये कितने समय के लिए तैयार किया जाता है? तो ये बेटा डेली का डेली बनता है कि आज मुझे बच्चे को मुझे आज क्या पढ़ाना है, ये जब तैयार किया जाता है तो वो होता है आपका लेसन प्लान। अब बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत आसान तरीके से बेटा आप कहीं भी पढ़ लोगे जाके ना, आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इसी को उन्होंने इतना टफ बना दिया है, इतना टफ बना दिया है कि आपको लगेगा हाय दादा लेसन प्लान यूनिट प्लान इतना टफ होता है। कुछ टफ नहीं है भाई साहब, कितना आसान है। सबसे पहले हमने बात किया था प्लान की। प्लान में हमने 3 प्रकार के बताया, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। जब हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध योजना बनाते हैं तो उसको प्लानिंग करना बोलते हैं। सबसे उसके बाद आता है हमारे पास ईयर प्लान। ईयर प्लान को हम लोग क्यूरिकुलम की तरह भी मान सकते हैं, क्योंकि क्यूरिकुलम होता है, क्यूरिकुलम के अंदर में सिलेबस आता है, सिलेबस के अंदर में यूनिट आती है, यूनिट के अंदर में लेसन आता है। उसके बाद मैंने आपको इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद एक पॉइंट यहां पे जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें हॉलिडेज और वेकेशंस जो शामिल होते हैं वो ईयर प्लान में होते हैं। उसके बाद मैंने आपको इकाई योजना बताया कि यूनिट प्लान क्या होता है, इकाई योजना के मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई हैं। ये विशेषताएं के बाद हमने इसके 5 पार्ट समझे। 5 पार्ट को समझने के बाद हम लेसन प्लान पे आ गए, जिसका JF हर्बर्ट ने इसका 5 पदीय प्रणाली दिया है, उसको समझाया। उसके बाद हमने इसकी कुछ विशेषताओं की बात किया और उसके बाद हमने ये कंप्लीट एक समरी निकाल के आपके सामने रख दी। तो चीजें आसान है, उसको डिफिकल्ट नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको जितना आसान तरीके से समझोगे उतना ही समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। तो
कहीं का भी जाके उठा लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, कहीं भी पढ़ लो, पर इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा प्लान। ठीक है, तो तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, कहीं भी पढ़ लेना, इतनी आसानी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पापागा, इपॉर, ठीक है, मॉरिसन, हर्बर्ट, एक डेली, वीकली या मंथली होता है, एक आपका डेली का होता है। बहुत आसान से मैंने आपको समझाया है, आई होप कि आपको समझ में भी आई होंगी चीजें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।